सभी साथियों को नमस्कार। एसएलए के तहत वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मेडिकल रीइंबर्समेंट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत किसी भी कर्मचारी के मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस को। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में बीमारी पर खर्च हुए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति 100% सरकार द्वारा की जाती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी 7 दिन तक की दवाइयों का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह प्रतिपूर्ति केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में हुए इलाज पर ही देय है, न कि उस अस्पताल की किसी अन्य ब्रांच में इलाज करवाने पर। इसके लिए विभाग द्वारा समय समय पर अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट जारी की जाती है। अगर कोई कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद कहीं और रहने लगता है, तो वह कर्मचारी मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए अपना डीडीओ बदल सकता है। मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए कर्मचारियों को संबंधित अस्पताल के डॉक्टर से इमरजेंसी सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, जिसे कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है। अब बात आती है हरियाणा सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों की, तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सभी रिटायर्ड कर्मचारियों का इलाज भी सेवारत कर्मचारियों की भांति ही किया जाता है। सेवारत कर्मचारी व रिटायर्ड कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। महिलाओं के डिलीवरी केस को भी इसमें शामिल किया गया है व इस पर आने वाला सारा खर्च रीइंबर्सेबल है। इसके लिए कर्मचारियों को अस्पताल में अपना आईडी कार्ड दिखाना होता है, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए कर्मचारियों को सिविल अस्पताल से रेफर करवाने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट लेने के लिए तय की गई समय अवधि के बारे में। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी कर्मचारी को इलाज खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर अपना मेडिकल रीइंबर्समेंट का केस सबमिट करना होता है। परंतु किसी विशेष स्थिति में अगर हम उपरोक्त 6 माह में केस सबमिट ना कर पाए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेकर अगले 6 महीने के अंदर अंदर अपना केस सबमिट कर सकते हैं। वही मरीज या क्लेम करने वाले की मृत्यु हो जाने की स्थिति में हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा उपरोक्त समय अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। ऐसे सभी मामले जिनमें इलाज पूरा हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है, वे सभी मामले एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भेजे जाने चाहिए। वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे विभाग से मिलने वाले मेडिकल एडवांस के बारे में। हॉस्पिटल ने बीमारी के लिए जो एस्टीमेट दिया है, विभाग ने उसे सैंक्शन करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को एक निश्चित मात्रा में अप्रूव करने की शक्तियां प्रदान की है। यह शक्तियां गवर्नमेंट हॉस्पिटल व अप्रूव्ड हॉस्पिटल दोनों में अलग अलग है। चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। माना किसी कर्मचारी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपनी बीमारी का इलाज करवाना है, तो उसे एडवांस के लिए हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवाना होगा व एस्टीमेट की उक्त राशि में से 90% राशि एडवांस के तौर पर जारी की जा सकती है। अगर उपरोक्त एडवांस राशि 3 लाख या उससे कम है, तो उसे हेड ऑफ ऑफिस द्वारा अप्रूव किया जा सकता है। वहीं अगर उपरोक्त राशि 3 लाख से अधिक है, वह 7 लाख तक है, तो उसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट अप्रूव कर सकते हैं। 7 लाख से अधिक राशि के एडवांस की अप्रूवल की पावर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास है। अर्थात किसी की बीमारी का एस्टीमेट 7 लाख से अधिक है, तो उसे एडवांस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी होगी। वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे अगर कर्मचारियों ने अपना इलाज अप्रूव्ड हॉस्पिटल से करवाना है, तो उस अवस्था में जिस अस्पताल से उपचार लिया जाना है, वहां से अनुमोदित उपचार की अनुमानित लागत के कुछ प्रतिशत के बराबर अग्रिम राशि दी जाएगी। अप्रूवर अस्पताल ने अगर किसी बीमारी के पैकेज रेट की अनुमानित लागत बताई है, तो अनुमानित लागत का 90% बतौर अग्रिम राशि लिया जा सकता है। अगर कोई बीमारी पैकेज रेट में कवर नहीं होती है, उस अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ के अनुमोदित रेट व बची हुई राशि का 75% बतौर अग्रिम राशि लिया जा सकता है। वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे कोई भी कर्मचारी अप्रूव्ड हॉस्पिटल जो कि हरियाणा सरकार के पैनल पर है, उनका पता कैसे लगाएं। कर्मचारी, पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की सूची इलाज से पहले अवश्य देखें, क्योंकि सूची समय समय पर बदलती रहती है।
यह सूची स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। समय समय पर सभी अस्पतालों का एक्रीडिटेशन किया जाता है तथा उन्हें निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से पहला है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर अर्थात वह दूसरा है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल अर्थात JCI। अब बात की जाए उन केसेस की जिसमें कर्मचारी अनअप्रूव्ड अर्थात गैर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, तो आपातकालीन स्थिति में उपचार सिविल सर्जन के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। यदि आपातकालीन स्थिति प्रमाणित है तो प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति से PGI चंडीगढ़ एम्स दरों के बराबर दरों पर उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। दरों की अनुपलब्धता के मामले में स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से PGI चंडीगढ़ एम्स दरों में ऐसी जांच या निदान की अनुपलब्धता पर पूर्व स्पष्टीकरण के साथ लागत के 50% की अनुमति दी जा सकती है। जब हम बात करते हैं कर्मचारी और उसके परिवार के इलाज की, तो यहाँ पर परिवार को परिभाषित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन यह है, ऐसे किसी भी आश्रित जिसका इलाज करवाया जाना है उसकी मासिक आय 3,500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, माता पिता या सास एवं ससुर का कर्मचारी पर शारीरिक एवं वित्तीय निर्भर होना अनिवार्य है। अगर उक्त व्यक्ति कर्मचारी पर शारीरिक या वित्तीय तौर पर निर्भर नहीं है तो उस स्थिति में कर्मचारियों द्वारा मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम नहीं किया जा सकता। तीसरा, महिला कर्मचारी अपने माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को चुन सकती है। इसकी सूचना समय रहते अधिकारियों को दी जानी चाहिए। व आखिरी, अगर पति पत्नी दोनों कर्मचारी है तो उस स्थिति में दोनों में से कोई एक राज्य सरकार के कार्यालय से बिल की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है। ऐसा करने के लिए पति पत्नी द्वारा संयुक्त हल्फनामा दिया जाएगा कि उनमें से कौन प्रतिपूर्ति का दावा करेगा, वह कौन प्रतिपूर्ति का कभी भी दावा नहीं करेगा। जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ क्रॉनिकल डिजीज की लिस्ट दी गई है जिनमें हरियाणा सरकार की तरफ से कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। इस सूची में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इलाज करवाने से पहले एक बार स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को जरूर रेफर करें। क्रॉनिकल बीमारियों के लिए विभाग द्वारा OPD परामर्श या विजिटिंग शुल्क 300 रुपये फिक्स्ड निर्धारित है। गैर क्रॉनिकल बीमारियों के लिए विभाग द्वारा OPD परामर्श या विजिटिंग शुल्क सामान्य शुल्क से 40% छूट पर तय किए गए हैं। अर्थात गैर क्रॉनिकल बीमारियों के लिए आपने जो भी शुल्क विजिटिंग या परामर्श OPD के लिए दिया है उसका 60% ही आपको मिलेगा। कर्मचारी और उनके आश्रितों के डायलिसिस की स्थिति में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा सकता है। क्रोनिक रिनल फेलियर अर्थात CRF की स्थिति को नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि निजी सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए निर्धारित पैकेज दरों पर तथा गैर सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए PGI चंडीगढ़ दरों पर प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। बात की जाए डायलिसिस के लिए प्रमाण पत्र की, तो हर 5 वर्ष में एक बार डायलिसिस की निरंतर आवश्यकता की पुष्टि के लिए संबंधित जिलों के सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। आइए इस भाग में हम जानते हैं मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के बारे में नियम क्या कहते हैं। सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के मामले में बिल की राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित पैकेज दरों के अनुसार राशि प्रतिपूर्ति योग्य होगी। यदि PGI चंडीगढ़ एम्स नई दिल्ली की दर सूची में दरें उपलब्ध नहीं है तो अस्पताल की पात्रता के अनुसार जांच, निदान या प्रक्रिया दरों के लिए किए गए खर्च का 75% या 50% राशि प्रतिपूर्ति योग्य होगी। वही बात की जाए पैकेज और इम्प्लांट रेट्स की, तो हरियाणा सरकार द्वारा 1340 इलाज और प्रक्रियाएं पैकेज दरों के रूप में अधिसूचित की गई। पैकेज दर रोगी के उपचार की एकमुश्त लागत है जिसमें प्रवेश शुल्क, विजिट शुल्क, परामर्श शुल्क, रोगी आहार, निगरानी शुल्क, ऑपरेशन पूर्व जांच शुल्क, ऑपरेशन शुल्क, एनेस्थीसिया शुल्क, OT शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, सर्जन शुल्क, सर्जिकल सफाई की लागत और अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी चीजें व फिजियोथेरेपी शुल्क, नर्सिंग देखभाल शुल्क आदि सहित विशेष उपचार व प्रक्रिया के लिए शुल्क आदि शामिल है। पैकेज उपचार के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार पर कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी। दूसरी तरफ बात की जाए नॉन पैकेज रेट्स की, तो हरियाणा सरकार द्वारा
अस्पताल में कमरे का शुल्क कर्मचारी के पद के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है व पद के अनुसार देय होता है। लैब और डायग्नोस्टिक के खर्चों की बात की जाए तो HD हरियाणा के दिनांक 14 जुलाई 2020 के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित दरों पर देय होंगे। दवाइयाँ और अन्य वस्तुओं की बात की जाए तो उच्च लागत वाले इंजेक्शन को छोड़कर 1750 रुपये प्रतिदिन देय होंगे। आइए वीडियो के इस भाग में हम बात करते हैं दांतों की देखभाल व रिप्लेसमेंट के बारे में सरकारी नियम क्या कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के 1 से 4 दांत बदले जाते हैं तो उसे 200 रुपये देय होंगे। वहीं अगर किसी व्यक्ति के 5 से 10 दांत बदले जाते हैं तो उसे 400 रुपये देय होंगे। अगर किसी व्यक्ति के 10 से अधिक दांत बदले जाते हैं तो उसे 600 रुपये देय होंगे। आधा जबड़ा बदले जाने पर 1000 रुपये व पूरा जबड़ा बदले जाने पर 2000 रुपये की राशि देय होती है। मरीज के इलाज के लिए गए कमरे के संबंध में रीइंबर्समेंट के रूल कुछ इस प्रकार है। डे केयर शुल्क 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देय होता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि पैकेज दरें सेमी प्राइवेट वार्ड और प्राइवेट वार्ड दोनों के लिए समान है। अब किसी व्यक्ति को कौन सी कैटेगरी का कमरा मिलेगा, इसके लिए हम इस सारिणी का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जिस किसी व्यक्ति की बेसिक पे 7वें पे कमीशन के अनुसार 50,192 रुपये से कम है, वह व्यक्ति जनरल वार्ड के लिए पात्र होगा। साथ ही अगर वह अस्पताल एंट्री लेवल ग्रेडेड है तो उसे 1560 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रूम चार्ज क्लेम करने का अधिकार होगा। वही अगर वह अस्पताल फुल JCI ग्रेडेड है तो उस व्यक्ति को 1720 रुपये प्रतिदिन रूम चार्ज क्लेम करने का अधिकार होगा। दूसरी तरफ जिस किसी व्यक्ति की बेसिक पे 7वें पे कमीशन के अनुसार 50,217 रुपये से 64,532 रुपये तक है तो वह व्यक्ति सेमी प्राइवेट रूम के लिए पात्र होगा। साथ ही अगर वह अस्पताल एंट्री लेवल ग्रेडेड है तो उसे 3125 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रूम चार्ज क्लेम करने का अधिकार होगा। वही अगर वह अस्पताल फुल JCI ग्रेडेड है तो उस व्यक्ति को 3440 रुपये प्रतिदिन रूम चार्ज क्लेम करने का अधिकार होगा। अंत में जिस किसी व्यक्ति की बेसिक पे 7वें पे कमीशन के अनुसार 64,588 रुपये से अधिक है तो वह व्यक्ति प्राइवेट रूम के लिए पात्र होगा। साथ ही अगर वह अस्पताल एंट्री लेवल ग्रेडेड है तो उसे 4,690 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रूम चार्ज क्लेम करने का अधिकार होगा। वही अगर वह अस्पताल फुल JCI ग्रेडेड है तो उस व्यक्ति को 5,160 रुपये प्रतिदिन रूम चार्ज क्लेम करने का अधिकार होगा। तो अभी तक हमने देखा किस ग्रेड पे का व्यक्ति कौन से रूम के लिए पात्र होगा। आइए अब हम जानते हैं ICU के लिए मिलने वाले खर्चों के बारे में। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, अगर वह अस्पताल एंट्री लेवल ग्रेडेड है तो बिना वेंटिलेशन वाले ICU के लिए 3,000 रुपये व वेंटिलेशन वाले ICU के लिए 5,525 रुपये तथा मैकेनिकल वेंटिलेशन वाले ICU के लिए 11,050 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ICU चार्ज क्लेम करने का अधिकार होगा। वहीं अगर वह अस्पताल फुल JCI ग्रेडेड है तो बिना वेंटिलेशन वाले ICU के लिए 3,450 रुपये व वेंटिलेशन वाले ICU के लिए 6,500 रुपये तथा मैकेनिकल वेंटिलेशन वाले ICU के लिए 13,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ICU चार्ज क्लेम करने का अधिकार होगा। हालांकि नियमित पोस्ट ऑपरेटिव अर्थात ऑपरेशन के बाद होने वाले खर्चे जैसे कि ICU में रहना आदि पैकेज का हिस्सा होंगे। वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे एक से अधिक पैकेज के मामले में दरें किस प्रकार रहेंगी। यदि एक ही समय में ऑपरेटिव सर्जरी में कई पैकेज शामिल है तो पैकेज दरें निम्नलिखित दरों पर ली जाएंगी। उच्चतम पैकेज 100%, दूसरा उच्चतम पैकेज पहचाने गए पैकेज दर का 50%, तीसरा उच्चतम पैकेज और इसी प्रकार पहचाने गए पैकेज दर का 25%। और अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा के बारे में। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने अपनी अधिसूचना दिनांक 7 जून 2024 के तहत नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा अधिसूचित की है। और अधिक जानकारी के लिए आप स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।